हेलो, वेलकम टू एस्पायरेंट्सविल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके हाथ में होती हैं? प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हेंस द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड। जो प्रेसिडेंट होता है वो फॉर्मल हेड होता है और नॉमिनल हेड of the state, while the real executive powers lies with the Council of Ministers headed by Prime Minister, which is collectively responsible to the लोक सभा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है राज्यसभा या लोकसभा के लिए, या दोनों के लिए। तो लोकसभा के लिए होती है। और जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मेंबर होते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से हो सकते हैं, याद रखना। और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है या फॉर्मल हेड बोल सकते हैं। जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। दी पार्लियामेंट, ये टी लगा होगा यहाँ पे, ही नहीं। दी पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इट occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliament form of government। ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। आर्टिकल 79 to 122 in part 5 of the constitution deal with the organization, composition, duration, officers, procedure, privilege, powers and so on the parliament। The Parliament of India consists of President, Lok Sabha and Rajya Sabha। जो पार्लियामेंट होता है वो राज्यसभा और लोकसभा ही नहीं होता, उसी का पार्ट होता है प्रेसिडेंट भी। जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 है। चलिए पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया, तो याद रखना प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेड टू बी फर्स्ट सिटीजन होगा, यहाँ फर्स्ट लिखा होगा। जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का, याद रखना। ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज। ये सभी आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 58। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं इनकी, आर्टिकल 58 अंदर दी गई। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। He must have completed 35 years of age. He must be qualified to be a member of the Lok Sabha. He must not hold any office of profit under the government of any state or under any local or other authority। यानी कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। However, the following persons are not deemed to be holding any office of profit and hence they cannot be disqualified for election as president। वही सेम चीज़ है। सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये एलिजिबल हो सकता है। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, सब एलिजिबल नहीं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। चलिए देखते हो इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। The elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assemblies of the states, as per Constitution 77th Amendment Act 1992, the elected members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry also included। और इसमें अब इंक्लूड कर दिया गया जम्मू कश्मीर को भी, याद रखना। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। ये अभी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था
उसमें जम्मू कश्मीर के जो ऑलरेडी जब स्टेट था, जो उस टाइम के मेंबर थे, अभी तो करंट में कोई लेजिस्लेटिव बॉडी वहाँ पे काम कर नहीं रही है, यानी कोई लेजिस्लेचर है नहीं, वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है। बट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें अगर किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, जो वहाँ से लास्ट टाइम जो मेंबर रहे हैं ना, वो ही वोट डालते हैं उसमें, याद रखना। तो उन्होंने वोट किया था। अभी इसमें जो यूनियन टेरिटरी होंगी, दिल्ली होगी, पौंडुचेरी होगी और जम्मू कश्मीर होगी, इन तीनों लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ही इज इलेक्टेड फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चलिए वोट वैल्यू देखते हैं, किसकी वोट की कितनी वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, population of state divided by total elected members of the state legislature into 1/1000, यानी कि जो पॉपुलेशन होती है स्टेट की, यहाँ पे तो हो जाएगी पॉपुलेशन स्टेट की, और इसे डिवाइड करेंगे किससे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के। ये जैसे हरियाणा का एग्जांपल लेता हूँ, हरियाणा की पॉपुलेशन है, यहाँ पर हरियाणा की पॉपुलेशन होगी, और नीचे हरियाणा की 90 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, ये 90 होगी, इनटू में 1/1000। ये फॉर्मूला, यहाँ पे पॉपुलेशन रख दी जाएगी, 90 सीट्स हैं हरियाणा लेजिस्लेचर की, तो ये 90 होगी। इस तरह से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो ये वैल्यू है हर वोट की एमएलए की, ये डिफरेंस हो सकती है स्टेट बाय स्टेट, क्योंकि हर स्टेट की अलग पॉपुलेशन है, इस वजह से। जैसे दिल्ली की ले लो, ये दिल्ली में 70 हैं सीट्स, इस तरह से। एमपी की वोट की वैल्यू देखते हैं कि एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है। Value of the vote of an MP. Total value of votes of MLA of all states and union territories divided by total elected members of the parliament. ये बोल रहा है जो टोटल वैल्यू होती है, जितने भी एमएलए होते हैं ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के, उनको डिवाइड कर देते हैं किन से। यहाँ पे टोटल मेंबर एमएलए हो गए, जो वोट होती है टोटल एमएलए की, उससे जैसे मान लो टोटल एमएलए की वोट हो गई 1 लाख, और इसे अब डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसे डिवाइड कर देंगे किसे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जितने भी उसमें पार्लियामेंट में कितने टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 238 प्लस में 543, इतने मेंबर्स होते हैं। इनको सबको प्लस करके जो ये मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के 238, ये मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 मैक्सिमम। इसमें से 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, याद रखना। 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो करंट में स्ट्रेंथ है इलेक्टेड मेंबर्स की राज्यसभा में, वैसे जो करंट में स्ट्रेंथ है वो 245 है, जिसमें से 12 क्या होते हैं नॉमिनेटेड। तो उस हिसाब से जो करंट में जो स्ट्रेंथ बच गई, वो कितनी बच गई, आप इसमें से अब 12 माइनस कर लीजिए, 233, ये 233 रह जाएगी। 233 राज्यसभा के, 543 लोकसभा के।
To be declared elected to the office of the president, more than 50% of the valid votes are required by presidential candidate. यानी कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना है तो मिनिमम 50% वोट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर का जनरली तो कोई इलेक्शन होता नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए होता है। उसमें क्या होता है, जो भी मेंबर्स बनते हैं लोकसभा के, उसमें किसी के लिए 50% वोट मिले, उससे कम मिले, मैटर नहीं करता, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो इलेक्ट हो जाता है। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50% वोट मिलना ज़रूरी है। इसी वजह से हम देखते हैं बहुत कम चांस होते हैं 2 या 3 से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़े हों। ज़्यादातर 2 या 3 मैक्सिमम खड़े होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे, जो ये 50% वोट है कम होगा, तो मैं प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट नहीं हो पाएगा। In case of any dispute regarding the election of the president, only the Supreme Court is authorized to interfere in the matter. जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्प्यूट होगा, उसे कौन हैंडल करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है। ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कोई कितनी ही बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, कितनी बार चुना जा सकता है। और जो एक्स प्रेसिडेंट होता है वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। जिस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया वो भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। द प्रेसिडेंट आर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस। आर्टिकल 56 के अंदर ये जो टर्म होती है प्रेसिडेंट की ऑफिस की, वो 5 year होती है। द आउट गोइंग प्रेसिडेंट शुड रिमेन इन ऑफिस टिल हिज सक्सेसर एबल टू एज्यूम द चार्ज। जो प्रेसिडेंट होता है वो कब तक ऑफिस में रहता है? जब तक दूसरा प्रेसिडेंट आ नहीं जाता। जैसे हमने देखा था अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, जब जीसी मुर्मू को चुना गया था, तो जब तक उन्होंने ओथ नहीं ली थी तब तक रामनाथ कोविंद ही प्रेसिडेंट के ऑफिस संभाल रहे थे। जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ही ऑफिस को संभाला था। The oath of the President is administered by the Chief Justice of India and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available. आर्टिकल 60 ओथ की बात करता है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अगर वो नहीं होता तो उसकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाता है। The president can resign his office at any time by sending his resignation letter to the president or through impeachment. ये प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये अपना रिजाइनेशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए देता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है अपने ऑफिस से या तो इम्पीचमेंट के थ्रू निकाला जा सकता है या फिर विलिंगली वो रिजाइन दे सकता है। जो उसका रिजिग्नेशन लेटर होगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा वो। इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट आर्टिकल 61। चलिए देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। आर्टिकल 61 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, सीधा पूछा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट है जो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया है? आर्टिकल 61। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ओनली फॉर द, जो इम्पीचमेंट होगा वो किस ग्राउंड पे होगा? ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and impeachment process can be initiated in either house parliament, but prior to this 14 days notice must be given to the president, which must be signed by at least 1/4 of the total membership of the house. यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा उसे इम्पीचमेंट करने के लिए जो ग्राउंड होगा वो कौन सा होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करेगा। और उसके अलावा जब इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा पार्लियामेंट में, कैसे किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे मान लो लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोकसभा में स्टार्ट होगा उसमें स्टार्ट करने से 14 दिन पहले वो नोटिफिकेशन दिया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, ये नोटिस दिया जाएगा। और वो जो नोटिस होगा उसे जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसे उस स्ट्रेंथ के 1/4 मेंबर्स ने एटलीस्ट साइन किया हो।
अगर नहीं किया तो फिर आप इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते आगे। Resolution of impeachment must be passed by a majority of not less than by two-thirds of the total membership of the house where the resolution was initiated। जो रिजोल्यूशन होगा, इसे जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी उस टाइम प्रेजेंट जितने मेंबर्स होंगे उसकी जो 2/3 मेजोरिटी होगी उससे पास करना पड़ेगा, लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों से ही। जैसे मान लो लोकसभा, अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल है लोकसभा से लिया था, तो लोकसभा में जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आया तो 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा ने उसे कर दिया पास। तो सेकंड हाउस होगा जो राज्यसभा, उसे भी 2/3 मेजोरिटी से ही पास करना होगा, यानी दोनों हाउसेज को 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, तभी इम्पीच होगा प्रेसिडेंट, अन्यथा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है दोनों हाउसेज से तो प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन देना होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट मेक फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स, इन अपॉइंटमेंट्स को करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर। यूनियन टेरिटरीज के होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही। लेजिस्लेटिव पावर्स देखें, प्रेसिडेंट समन्स दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है हाउसेज को समन करने की। पावर कौन सा आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 85 में। डिजोल्व दी लोकसभा, लोकसभा को डिजोल्व करने की पावर होती है। याद रखना डिजोल्व का सब्जेक्ट है जो सिर्फ लोकसभा है, राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं हो सकता, कंटिन्यूस चैम्बर है। ये एड्रेस द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली और जॉइंटली, आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 के अंदर दिया है जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं लोकसभा राज्य उनको दोनों को अलग अलग भी एड्रेस कर सकता है और जॉइंटली भी एड्रेस कर सकता है। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। यदि प्रेसिडेंट होता है हर जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसे प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। उसके अलावा जो हर ईयर में जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें भी करता है, कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। एवरी बिल टू बिकम एन एक्ट मस्ट रिसीव प्रेसिडेंट एसेंट, यानी कि जो बिल एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा, उसे प्रेसिडेंट एसेंट मिलना जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट है। जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी तभी हम उसे बोलेंगे पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया। अदरवाइज जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलती वो बिल ही रहता है। प्रेसिडेंट जैसे एसेंट दे देता है तो एक्ट बन जाता है। ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, आर्टिकल 117 क्लोज 1। जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं उनमें से 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 117 क्लोज 1 में। और जो एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन था जो लोकसभा के लिए था वो आर्टिकल 117 क्लोज 3 में था। इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया इसे। Ordinance making power. President can promulgate ordinance under Article 123 which have the same force and effect as an act of parliament. प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है जो आर्टिकल 123 के अंदर दी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल के अंदर है। सच ऑर्डिनेंस मस्ट रिसीव्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन 6 weeks ऑफ द नेक्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, अदरवाइज इट बिकम इनवैलिड। जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया है वो जैसे ही जो नेक्स्ट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो कब इशू कर सकता है प्रेसिडेंट? जब वो पार्लियामेंट के जो हाउसेज है वो सेशन में ना हो, फोर्स में ना हो, काम नहीं कर रहे हो, तब हो सकता है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है
अगर जैसे ही पार्लियामेंट वर्क करने लगती है तो जो 6 वीक होते हैं स्टार्टिंग के उस वर्क के, उसी के अंदर पास करना होगा वो ऑर्डिनेंस एज अ लॉ। अगर पास नहीं कर पाई पार्लियामेंट तो वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा वो ऑर्डिनेंस। याद रखना इस चीज को आप लोग। द प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू an ordinance on the subject listed under the state list. He also cannot issue ordinance when both the house are in session. जो मैं भी यहाँ डिस्कस कर रहा था इस पॉइंट में, वो ये रहा। वो ऑर्डिनेंस कब इशू नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछ भी लिया जाएगा, प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता, जब दोनों हाउसेज सेशन में हो। ठीक है, और इसके अलावा किन सब्जेक्ट्स पे नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस इशू, जो सब्जेक्ट मेंशन है स्टेट लिस्ट के अंदर, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट मेंशन है वो उन पे ये नहीं कर सकता, उस पर गवर्नर का अधिकार होता है ऑर्डिनेंस लाने का। इसके अलावा मिलिट्री पावर्स होती है उनके। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया बट द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट दिस पावर। जो मिलिट्री पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट होता है। बट इस पावर को कम ज़्यादा कर सकती है कौन, पार्लियामेंट लॉ बना करके। डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं इनके पास, जितनी भी ट्रेटीज होती है कंट्री टू कंट्री वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। ऑल ट्रेटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नाम पे होती हैं ट्रेटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। एंड ही रिसीव्ड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसडर्स, और यही रिसीव्ड करता है एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव्स को अदर कंट्रीज से, और इंडिया से अदर कंट्रीज भेजता है। जुडिशियल पावर होती है इनके पास। प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्रेव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 72। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा आर्टिकल पूछा जाता है इसका भी, कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है प्रेसिडेंट के लिए जुडिशियल पावर, जैसे वो पार्डन दे सकता है, रेस्पाइट, रेमिशन, रेप्रेव और कम्यूट कर सकता है पनिशमेंट को। इमरजेंसी पावर्स होती हैं आर्टिकल 352 से 360, पूरा डिस्कस करेंगे इमरजेंसी वाले प्रोविजन में। चलिए वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो आर्टिकल वो है 63। आर्टिकल 63 स्टेट्स दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 64 के अंदर दिया गया है जो राज्यसभा होता है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है उसी राज्यसभा का चेयरमैन होता है। लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इस तरह से होते हैं। तो उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो एलिजिबिलिटी है वाइस प्रेसिडेंट की उसे देखते हैं। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ही क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो क्वालिफाइड कौन सी इलेक्शन के लिए होना चाहिए, वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, याद रखना। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी वो सेम, और बाकी सब सेम है। ही टेक एन ओथ फ्रॉम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है उन्हें। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके लिए ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेटेड अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ये प्रेसिडेंट की एक्टिंग करता है। इंडिया, याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ऑफिस नहीं दी है। जैसे
एक पोर्टफोलियो होता है ना, एक ऑफिस होती है, जैसे प्रेसिडेंट का एक ऑफिस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऑफिस नहीं दिया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि एक्टिंग करता है या तो प्रेसिडेंट की एक्टिंग करता है, या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी चेयरमैन की एक्टिंग करता है राज्यसभा के लिए। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उसका कोई भी काम नहीं होता। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कोई नहीं बताने वाला आप लोगों के लिए। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेटेड एंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक ये एक्टिंग करता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब कौन एक्टिंग करता है प्रेसिडेंट की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसीव्स द रिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन रिसीव करता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 सीधा पूछा जाता है आर्टिकल 74 में क्या क्या दिया हुआ है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सा आर्टिकल में दिए हुए 74 में। ये सीधा पूछ लिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एंड टू हेड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। यानी कि आर्टिकल 74 कहता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसे हेड करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर। और जो इनके फंक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट की एडवाइस पे चलेंगे, या फिर ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। आर्टिकल 75 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, को अदर प्रोविजन देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल के अंदर, 77 आर्टिकल के अंदर दिया कंडक्ट द बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ईटीसी। If no confidence motion is passed against any minister in the council in the Lok Sabha, the entire council of ministers is obliged to resign। यानी कि अगर किसी भी मेंबर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में, तो जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसे रिजाइन करना पड़ेगा। याद रखना, 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स आर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, 3 कैटेगरीज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। द प्रेसिडेंट रिजोल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब प्रेसिडेंट होता है वो उसे प्रेसिडेंट डिजोल्व कर सकता है लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं बनाया। याद रखना, लेकिन फिर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के अंदर, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। इस तरह से इंडिया के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए, कोई ऑफिस नहीं है। याद रखना। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग से पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। उस टाइम प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। चौधरी चरण सिंह वाज दी ओनली प्राइम मिनिस्टर। ये कुछ जीके के पॉइंट है, इन्हें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह वाज दी ओनली प्राइम मिनिस्टर हु नेवर एंटर्ड इनटू द लोकसभा ड्यूरिंग हिज टर्म। वो अपने टर्म के टाइम लोकसभा में कभी एंटर ही नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का दाता भी बोला जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च द कॉन्फिडेंस मोशन। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लॉन्च कर दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जो शॉर्टेस्ट पीरियड था टर्म का वो किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था, 13 दिन के लिए बने थे। चलिए यूनियन लेजिस्लेचर देखते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250, जिसके अंदर से 245 क्या होते हैं? अभी करंट में जो स्ट्रेंथ है 245 के, और जो ये टोटल ये 250 हैं इसमें से 238 क्या होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और 12 क्या होंगे? नॉमिनेटेड। लेकिन जो अभी 245 स्ट्रेंथ है इसमें से 233 इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो किन किन फील्ड में से हो सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, उन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज, इन सभी में से उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज दोनों से हो सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी,
जैसे 3 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं करंट में, पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर्स। याद रखना, जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए एज होती है वो 25 साल की होती है, यानी 25 साल का जो भी सिटीजन होगा इंडिया का, वो अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है तो इलेक्शन के लिए एलिजिबल। उसी तरह राज्यसभा इलेक्शन के लिए 30 ईयर, 30 साल। इसी वजह से इसे एल्डर्स का भी बोला जाता है, जो इसे इस हाउस को एल्डर्स हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी नोट द सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन। ये क्वेश्चन आता है सीधा, जो राज्यसभा ये क्या सब्जेक्ट है डिजोल्यूशन का, तो याद रखना नहीं है, सिर्फ लोकसभा है। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो 6 साल के नॉमिनेट होते हैं। ये क्यों डिजोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं, इस वजह से नहीं, हर 2 साल में इसके जो मेंबर्स होते हैं, एक दो 2/3 यानी कि 2/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। याद रखना, इस वजह से डिजोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो कितने दिन के लिए होते हैं, 5 साल की उनका टर्म होता है, लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, वो कौन होता है, स्पीकर। और इसे लोअर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस, और जो ऑफिसर होता है, एक्स ऑफिसर चेयर होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लोकसभा आफ्टर इट्स जनरल इलेक्शन इन फर्स्ट मीटिंग चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रेस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट मीटिंग होती है हर जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा के, ये इस फर्स्ट मीटिंग में क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को चुनते हैं जिन्हें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। याद रखना। Now the maximum strength of Lok Sabha cannot more than 552. Out of this, 530 from the states, 20 from union territories, and 2 may be nominated from Anglo Indians, but this provision is terminated. जो करंट में जो स्ट्रेंथ है वो 552 है लोकसभा की, जिसमें से 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। 530 जो होते थे वो किससे होते थे, राज्यों से, और 20 जो होते थे यूनियन टेरिटरी से होते थे। याद रखना। लेकिन जो ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, इसे डिजोल्व कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अब ये प्रोविजन खत्म है। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड हिज स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा टिल 2026 थ्रू द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो फिक्स कर दी गई 552 2026 तक। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2001 में। जो 2026 में होगा उसके थ्रू सीटें बढ़ाई जा सकती हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा मेंबर्स आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बट राज्यसभा मेंबर्स आर चूज बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट वोट डालते हैं जो लोकसभा के एमपीज होते हैं उनके इलेक्शन में। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, एमएलए, जिन्हें हमने डायरेक्ट चुना होता है, वो हमारे बिहाफ पे इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। इस वजह से उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। By 61st Constitutional Amendment Act 1989, the 18 years old person is considered as adult before it. This age was 21. याद रखना, सीधा पूछा जाएगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिससे जो वोट डालने की एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1989 में, जिसमें 18 साल कर दी थी। इलेक्शन के अंदर वोट डालने की एज 21 से कम करके 18 कर दी थी। एलिजिबिलिटी फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ही मस्ट बी, ये राज्यसभा नहीं सॉरी ये लोकसभा है, क्योंकि राज्यसभा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। ही मस्ट रजिस्टर्ड वोटर इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए वोटर। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए प्रॉफिट का, गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए उनके पास।
जो टेन्यूर होता है लोकसभा का वो 5 ईयर का होता है और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट इफ ही इज एबसेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट इट्स परमिशन। अगर कोई लोकसभा का मेंबर बिना बताए स्पीकर को या बिना नोटिस दिए स्पीकर को 60 दिन या उससे ज़्यादा के लिए एबसेंट हो जाता है उसकी सारी मीटिंग्स से, तो जो उसकी सीट है वो ख़त्म हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, वो मतलब एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा ख़त्म हो जाता है वो एज ए एमपी। The quorum in parliament is the minimum required attendance to conduct a meeting. It is 1/3 of the total strength of the house. पूछ लिया जाता है जो quorum है पार्लियामेंट की वो क्या है, या किसी भी हाउस की जो quorum है वो क्या है, पूछ लिया जाएगा सीधा। जो quorum होती है वो होती है जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी हाउस की, उसकी जो 1/3 स्ट्रेंथ है उसे हम बोलते हैं quorum। और वो मस्ट नीड होती है कोई भी मीटिंग करने के लिए या कोई भी लॉ पास करने के लिए प्रेजेंट होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। The joint sitting of parliament is convened by the president and presided by the speaker। जो जॉइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की उसे कौन कॉल करेंगे, पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट, लेकिन उसे प्रिसाइडेड जो होगा उनके अंदर प्रिसाइड ऑफिसर होंगे वो स्पीकर होंगे। जिस तरह से स्पीकर लोकसभा के अंदर होते हैं उसी तरह ये उन दोनों जॉइंट मीटिंगों को भी हैंडल करेंगे। इन केस ऑफ मनी, मनी बिल, ये बिल विल नहीं है बिल है, मनी बिल is the Lok Sabha enjoys the exclusive legislative jurisdiction over the passage of the money bill. There is no provision for joint sitting in this regard। जो मनी बिल होता है उसके अंदर एब्सोल्यूट पावर होती है लोकसभा के पास, लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद मनी बिल के में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं जॉइंट सिटिंग का, और किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और सेपरेटली पास करना पड़ता है दोनों हाउसेज को। देयर इज नॉट मोर देन 6 months गैप बिटवीन द 2 consecutive सिटिंग्स और सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो 2 सेशंस होते हैं, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। विंटर सेशन होता है, अभी नीचे डिस्कस करेंगे, विंटर सेशन, समर सेशन और बजट सेशन। जो समर सेशन होता है मानसून सेशन भी बोला जाता है उन्हें। 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो बजट सेशन होता है वो कब होता है, वो ये सबसे लंबा सेशन भी होता है, फरवरी टू मार्च के अंदर चलता है, ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है, इसमें बजट बजट पास किया जाता है। और जो मानसून सेशन होता है वो जुलाई अगस्त में होता है, और जो विंटर सेशन होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट भी होता है, याद रखना। लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, बजट सेशन। शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, विंटर सेशन। बिल्स कितने प्रकार के होते हैं, बिल्स होते हैं 2 टाइप के, 2 टाइप्स बिल होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। लेकिन जो कैटेगरीज होती हैं बिल की वो 4 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से क्या होता है, एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है। ये कैटेगरीज हैं, टाइप्स 2 ही हैं, प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, ये कैटेगरी है, कैटेगरीज ऑफ द बिल। चलिए अब डिस्कस करते हैं। All bills except money bills are introduced in either house of parliament, आर्टिकल 107। मनी बिल को छोड़कर कोई भी बिल हो वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 107। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, दीज बिल्स आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट से अलग जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब ऑर्डिनरी बिल में आते हैं। मनी बिल, दीज बिल्स आर कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर इटीसी, जैसे कि मनी बिल नाम से ही समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल बिल, दीज बिल्स आर कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो सेम मनी बिल जैसे ही होते हैं लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है उनमें, लेकिन ऑर्डिनरी बिल से बिल्कुल अलग होते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे कि किसी लॉ में चेंज करना, नाम से आ रहा हो। दिस बिल्स आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 368 के अंदर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो बिल हैं। क्वेश्चन आर द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ हाउसेज 11 to 12 AM इन दिस सेशन क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय मेंबर्स एंड आंसर्ड बाय मिनिस्टर्स। पूछ लीजिएगा जो क्वेश्चन आर वो क्या होता है। वो होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी मेंबर के थ्रू और आंसर करने पड़ते हैं मिनिस्टर्स को। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, वन मेंबर कैन आस्क ओनली वन पर डे फॉर विच ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं एक मेंबर एक दिन में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके लिए ओरली जवाब देना होता है, कोई रिटर्न नहीं देना होता। अनस्टार्ड क्वेश्चंस फॉर विच रिटर्न आंसर इज गिवन, जिसके अंदर 10 days का नोटिस रिक्वायर्ड होगा, यानी कि 10 दिन के अंदर देना होगा। अनस्टार्ड क्वेश्चंस में ये होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आर द वंस विच रिलेट्स टू मैटर्स, ये मैटर नहीं, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड बाय मेंबर्स विद नोट इज शॉर्टर देन 10 days प्रिस्क्राइब फॉर एनी ऑर्डर ऑर्डिनरी क्वेश्चन, यानी कि 10 दिन से पहले उसमें जवाब देना होगा। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंटली अर्जेंटली अगर होते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। अब देखते हैं 0 hour क्या होता है। 0 hour फ्रॉम 12 to 1 PM। फ्रॉम 12 to 1 PM डेली, ये जो टाइम होता है। क्वेश्चन आर का तो 11 से 12 था और जो 0 hour है वो 12 से 1 है। टाइम एलोटेड एवरी डे फॉर मिसलेनियस बिजनेस इन कॉल अटेंशन नोटिस क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट एडजमेंट मोशन। ये नॉर्मल क्या है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उन सब के ऊपर होता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 के अंदर दिया गया। मनी बिल आर्टिकल 1110। याद रखना मनी बिल का सीधा आर्टिकल पूछा जाता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में मनी बिल है, आर्टिकल 1110 के अंदर। जो फाइनेंशियल बिल है उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 117 है, याद रखना। फर्स्ट लोकसभा, ये दोनों डेट याद रखना, पूछ लिया जाएगा सीधा। फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 6 मई 1952। जो पहली लोकसभा की बनी थी वो कब बनी थी, 6 मई 1952 को बनी थी। और जो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो कब हुआ था, 3 अगस्त 1952 को। ये दोनों डेट याद रखना, इन्हें मिक्स मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम आप लोगों को लाइव क्लास दे सकें। यूट्यूब की पॉलिसी जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरी नहीं होंगे हम लाइव क्लासेस नहीं देंगे। जब हम एलिजिबल हो जाएंगे लाइव क्लास करने के लिए, 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो हम आप लोगों को लाइव क्लास देंगे ताकि आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट हो। तो उसमें फिर टीचर भी आपको कैमरे के थ्रू पढ़ाएगा, उसमें टीचर भी आपको देखेगा पढ़ाता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।